हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं, हमने जो सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज देख रहे थे 2018, 2022, 2024 का जो एमपी सेट का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसके हम यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव्स या पीवाईक्यूज देख रहे थे। साथ ही हम इस सेशन में बात करने वाले हैं यूनिट 7 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 7 के जो पीवाईक्यूज है उस पर हम लोग थोड़ा सा आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर जो बच्चे नेट सेट या देन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की मेरे साथ, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया था जिसकी मतलब उसका ऑफर प्राइस जो है वो भी 2999 है। एक्चुअल फीस इसकी जो है वो 7999 है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ पोर्शन है ना। तो यूनिट 7, 6 और 5 ये तीनों आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों माने यूनिट 5, 6 और 7 ये तीनों आपके पेपर का 50% प्लस पोर्शन बना रहा है। माना अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 55 से 60 क्वेश्चंस तो आपके यूनिट 5, 6, 7 इससे हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो नेट का पेपर हो उसमें भी यही कहानी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पीसीएस की तैयारी कर रहे थे या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी करते करते चूंकि उन्होंने यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा हुआ था, यूनिट 5 अच्छे से पढ़ी है, 6 अच्छे से पढ़ी है, तो उनका जो है वो नेट भी निकला है, सेट भी निकला है। तो जो बच्चे थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं वो इन पर विशेष फोकस करें। अब इसमें से ये छांटना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये मुश्किल है क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है आपके काम की है। इसमें आप ये क्लासिफिकेशन मत करिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आपको पूरा अच्छे से कंटेस्ट करना है क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें चाहे भारतीय संविधान के निर्माण से बात करें तो निर्माण से भी क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे ना, औपनिवेशिक विरासत से संविधान निर्माण तक की प्रक्रिया, संविधान सभा का गठन, वैचारिक आंदोलन है ना, या फिर संवैधानिक बहस उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान के दर्शन जिसमें प्रस्तावना, उद्देशिका, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ये सदाबहार टॉपिक, इससे प्रश्न आते ही हैं। इसके अलावा भारत में जो संविधानवाद है, डेमोक्रेसी, सोशल चेंजेस या नेशनल इंटीग्रिटी, नियंत्रण संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस, संविधान संशोधन, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद, इसका पूरा आपको लिस्ट रखना है कि इनके क्या क्या कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, तो वो भी देखना है। तो जैसे राष्ट्रपति की पूरी लिस्ट, इनके पूरे आर्टिकल्स है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उनका पूरा जीवन परिचय एक बार देखना है। मंत्रिपरिषद लेटेस्ट भी देख लेना। संसद के बारे में उसकी पूरा स्ट्रक्चर देखना है। भूमिका और कार्य पद्धति, पार्लियामेंट्री कमिटीज थोड़ा सा देखना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म ये आपको देखना है। ठीक है, साथ ही कुछ हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, इसमें दोनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखना है। इसके अलावा यहाँ पर भारत में जो संघवाद है इसमें केंद्र राज्य संबंध की बात कर ले, अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर ले, किन चीजों को लेकर डिस्प्यूट्स है, इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा सा चर्चा का मामला है क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा भी विवाद ज्यादा है, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज सिस्टम, उसको देखना है। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल या देन जो है स्टेचुरी बॉडीज है, जैसे केग है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके अलावा नेशनल वुमेन्स कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन, इसको आपको देखना है। माने ये पूरी यूनिट आपके लिए काम की है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो पुराने पेपर है या इसके जो एमसीक्यूज है वो आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है। तो इसमें सबसे बेस्ट आसान तरीका है कि इस पूरी यूनिट के माने इंडियन पॉलिटी के आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाना है, तब जाके ये यूनिट अच्छे से तैयार होगी। तो थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यूज लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ये यूनिट आपकी उससे तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज है हमारे
2018, 22 और 24 के जो सेट के पेपर से क्वेश्चंस आए थे पॉलिटिकल साइंस के, उस पर बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले एक प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस शास्त्रीय संघीय लक्षण की भारत में उपस्थिति नहीं है? माने कौन सा, हमारे यहाँ पर हम बात करें विच फीचर्स ऑफ क्लासिकल फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, तो संघीय शासन व्यवस्था का कौन सा जो है एक तरह से कह सकते हैं विशेषता भारत में नहीं पाई जाती? पहला, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर सुप्रीम कोर्ट फॉर डिस्प्यूट्स, है ना। तो देखिए हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है। आपने 7th शेड्यूल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी हो तो उसके माध्यम से हमने 3 सूचियां बताई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया है। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। केंद्र राज्य के बीच में विवादों के समाधान के लिए हमारा फेडरल कोर्ट के रूप में भी जो काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। बट संघ की इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे यहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। माने भारत में राज्यसभा में सभी राज्यों को समान सीटें नहीं दी जाती, ये भी पॉपुलेशन बेसिस पे। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो यूपी को 31 सीटें दी गई है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 1-1 सीट है, जबकि अमेरिका में हर राज्य, वहां 50 राज्य है और वहां जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोलते हैं, और हर राज्य की 2-2 सीटें वहां पर, माने हर राज्य को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करते हैं? whom does the president appoint as prime minister? तो प्रेसिडेंट किसको यहाँ पर हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। लोकसभा बहुमत दल का नेता, राज्यसभा में बहुमत दल का नेता, दोनों सदनों में कुल बहुमत का नेता, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे अगर आपको पता हो तो 75 आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे? जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगी उस पार्टी के लीडर को क्या बनाएंगे यहाँ पर? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसका सही आंसर रहेगा ए। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव किस योजना के अनुसार हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू विच प्लान? क्रिप्स प्लान, वेवेल प्लान, माउंट बेटन की बात करें, या फिर हम लोग बात करें कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये हुआ है, संविधान सभा जो हमारी चुनी गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू चुनी गई थी, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान, ब्रिटेन के जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे वो जब भारत में आए तो उन्होंने एक प्लान दिया था जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनकी अध्यक्षता में, मतलब इनकी मेंबरशिप में एक प्लान भारत में आया था, और जिन्होंने भारत की संविधान सभा का जो है प्रारूप डिसाइड किया था, वो किस तरह की रहेगी, कितने मेंबर्स रहेंगे, किस तरह इलेक्शन होंगे, वो बताया था। क्रिप्स प्लान 1942 का है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। माउंट बेटन प्लान जो है वो यहाँ पर अब बात करें तो वो 3 जून 1947 का है। माउंट बेटन योजना भी बोलते हैं आप इसको। वेवेल प्लान 1945 का है। ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट किया है क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन प्लान, और माउंट बेटन प्लान से ही भारत का विभाजन हुआ है। तो भारत का विभाजन माउंट बेटन प्लान से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विषम विकल्प चुनिए, इसमें से कौन सा अपोजिट है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, एक है हमारे पास में एनसीएम, एनएचआरसी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, या केक। तो अगर हम बात करें तो इसका विषम विकल्प जो रहेगा वो रहेगा केक, क्योंकि केक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के 148 से लेकर 151 अनुच्छेद जो है उसमें केक का वर्णन किया गया है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, जबकि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ये वैधानिक संस्था है, लीगल है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये भी लीगल है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ये भी लीगल है। तो बाकी सब वैधानिक संस्था है, ये एक केवल कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वही हमारी डेमोक्रेसी का संचालन करती है। राजनीतिक दलों का जो है मान्यता देने का काम और उसका जो स्टेटस डिसाइड करता है कि कौन नेशनल पार्टी होगी, कौन स्टेट पार्टी होगी, कौन रीजनल पार्टीज होगी, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और उनके बीच में चुनाव चिन्ह का आवंटन, ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो इसका सही आंसर रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना कि सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या लॉ मिनिस्ट्री।
नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशों से ऋण लेने के संदर्भ में राज्य का स्टेटस क्या है रिगार्डिंग लोन्स फ्रॉम अब्रॉड इंडियन स्टेट्स। क्या भारतीय राज्य विदेशों से लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है ले सकते हैं, सेकेंड है राज्यपाल की अनुमति से ले सकते हैं, थर्ड आपातकाल में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसका आंसर रहेगा नहीं ले सकते। हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को ही भारत की संचित निधि की गारंटी पर भारत से बाहर ऋण लेने का अधिकार है, राज्य सरकार नहीं ले सकती है, ध्यान रखना है, केंद्र का मामला है। राज्यपाल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? विच स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर इज नॉट ट्रू? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, वो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, राज्यपाल विधानसभा के प्रति नहीं, प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको अपॉइंट वही कर रहे हैं। राज्यपाल राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, प्लस साथ में वो केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि भी है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ना कि विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन इन इंडिया? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना है वो 1993 में बना है। तो हमने यहाँ पर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी, और पहले रूल्स ये था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बन सकता है। अभी तो प्रावधान ये है कि कोई करंट या रिटायर्ड चीफ जस्टिस या अदर जस्टिस जो भी हो वो बन सकता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना है वो कब बना है? तो वो बना है यहाँ पर 1993 में। और इसका स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका अध्यक्ष थे मतलब रंगनाथ मिश्र, ये इसके पहले अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, वो किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं आपको ये बताना है। 2022 का प्रश्न है। आर्टिकल 82(1), आर्टिकल 84(1), आर्टिकल 86(1) या फिर आर्टिकल 88(1)। तो इसका सही आंसर रहेगा आर्टिकल 86(1), माने प्रेसिडेंट दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को कंबाइन बैठाकर वो संबोधित करते हैं, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये कब होता है? तो हर साल के प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन को, और 5 साल के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तब भी जो पहला अधिवेशन होता है तब भी वो कंबाइन बैठाकर एड्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो तैयार करती है। और इसमें क्या बताते हैं? तो प्रेसिडेंट आगामी वर्ष के लिए जो सरकार है वो क्या करना चाह रही है वो सब इसमें बताया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस आर्टिकल के थ्रू हुई है? तो आपको बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के थ्रू बना है। आर्टिकल 321, 322, 323 या फिर देन 324। तो इसका आंसर रहेगा 324। देखिए, संविधान के भाग 15 पार्ट 15 और इसमें आर्टिकल है 324 से 329। इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है ना। और इसके पास 4 इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 तरह के इलेक्शन कराता है। एक तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल। इन चारों के इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की, जिसमें करंट में देखें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसकी हेल्प के लिए 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गया है, ठीक है। चलिए, नगरीय स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ जो एक तरह से म्युनिसिपैलिटीज है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया, और वो दिया हमने 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। तो आपको बताना है कब दिया, तो इसका आंसर है 1 जून 1993 को, ठीक है। तो हमने कब दिया है? 1 जून 1993 को। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कभी आपसे पूछा जाए कि हमने पंचायतों को कब संवैधानिक स्टेटस दिया है, मैंने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को।
इस दिन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसीलिए हम क्या मनाते हैं 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए यहां पर एक समिति की बात की गई है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके जो चेयरपर्सन होता है वो हमेशा विपक्ष का ही कोई नेता रहता है, और ये क्या करती है, केग की जो रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट में उसकी जांच करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, 22 है सही आंसर, है ना। एक अध्यक्ष को मिला लेंगे तो टोटल 23 हो जाएंगे, अदरवाइज इसको हम देखेंगे तो 22 ही है ना। तो इसका आंसर वैसे तो माना जाएगा यहाँ पर डी, एक अध्यक्ष को मिलाकर। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो हमारे यहाँ पर आपातकाल जब पहली बार लगा, है ना, हमारे यहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, है ना, 352 के तहत। 3 बेसिस हैं हमारे यहाँ पर। अगर देखें तो पहले तो बेसिस बनाया गया था आंतरिक अशांति, या हम लोग कह सकते हैं युद्ध, और देन अटैक, बाह्य आक्रमण। इस सिचुएशन में बाद में उसको रिप्लेस कर दिया और आंतरिक अशांति के शब्द की जगह हमने ऐड कर लिया है आर्म्ड रेबेलियन, इसका मतलब सशस्त्र विद्रोह। तो 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है, सशस्त्र विद्रोह, और देन युद्ध, या फिर बाह्य आक्रमण। और 1962 में ये लगाया गया था, 1962 में भारत चीन वॉर जब हुआ तब लगाया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कथन बताना है आपको, जो संविधान से असंतुष्ट है उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया कि ये जो संविधान से असंतुष्ट है, जो संविधान से खुश नहीं है, उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। क्योंकि संविधान में अगर आपको अमेंडमेंट करना है इस तरह का किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए जो फेडरल व्यवस्था से रिलेटेड है, तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो अगर आप संविधान से असंतुष्ट है, उसको बदलना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो इसके लिए आपको कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3। ये स्टेटमेंट किसका है आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान बदलने का अधिकार जनता द्वारा चुनी गई संसद के पास है। भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें निहित शब्दों का सही क्रम आपको बताना है कि पहले शब्द कौन सा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता या न्याय। मैंने आपको बताना है इसमें सही से अरेंज करना है, इक्विलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या जस्टिस। तो इसका सही क्रम जो रहेगा वो हम लोग बात करते हैं, पहले न्याय बताया गया है, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर बात की गई है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर यहाँ पर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, और फिर बंधुता। तो इसका सही क्रम जो रहेगा वो ये रहेगा। न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? तो 3 टाइप का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5, ये भी ध्यान रखना है। संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, टी कृष्णमाचारी, बी एन राव या डीपी मिश्रा। तो ये संवैधानिक सलाहकार जो थे उस समय वो बी एन राव थे, है ना। संविधान सभा में 2 ही व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, एक तो डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे बी एन राव। संविधान का पहला जो प्रारूप तैयार किया वो बी एन राव ने तैयार किया था। खिलाफत आंदोलन किस देश के सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शुरू किया गया था? तो खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड टू शो सॉलिडेरिटी विथ विच कंट्री सुल्तान? इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया या टर्की? तो इसका आंसर है टर्की, है ना। तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य बोलते थे, वहां का जो शासक था टर्की, जो तुर्की का जो शासक था उसको खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था, उसको खलीफा माना जाता था। तो ये उसके प्रति सुल्तान की रक्षा और सम्मान के लिए भारत में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 72, 73, 74 या फिर 75। तो ये कहा गया है 74। ये कैसे अपॉइंटमेंट होगा इनका वो 75 में बताया गया ना। तो इनके बारे में कि एक भाई प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, 74 में कहा गया। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का, वो 75 में। तो इसका आंसर रहेगा 74।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन यूपीएससी का कार्य नहीं, मैंने कौन सा यूपीएससी का कार्य नहीं, विच वन ऑफ इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूपीएससी, एडवाइस ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, एडवाइस ऑन ऑल ट्रांसफर मैटर्स, एडवाइस ऑन सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन, एडवाइस ऑन रिक्रूटमेंट मेथड्स और अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल। इसका सही आंसर रहेगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ये जो है स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर सलाह देना नहीं है, ये सलाह नहीं देता। किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की? तो कमिटी फर्स्ट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत, अशोक मेहता कमेटी, संथानम कमेटी, जीवी के राव समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर रहेगा बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायतों के बारे में बात की थी और उसको संवैधानिक स्टेटस की बात चल रही थी कि भाई देना चाहिए। और सबसे पहली समिति भी पंचायतों के लिए अगर देखें स्वतंत्रता के पश्चात तो यही थी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। इस समिति की रिकमेंडेशंस को माना भी गया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, तो ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। जल्दी हम लोग यूनिट 8 का जो है पीवाईक्यूज देखेंगे, उसमें भी हम लोग वही 2018, 22, 24 के जो एमपी सेट के पीवाईक्यूज है वो बात करेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम जल्दी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं। जो बच्चे अपने सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या देन नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग जल्दी ही एमसीक्यूज की एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम लाइव आके आपको जो है एमसीक्यूज लगवाएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जल्दी से जो है आप यूट्यूब पर जो है इसकी सीरीज लेके आइए और इस क्लास को कंटिन्यू रखिए। तो क्लास कंटिन्यू ही है, नेक्स्ट वीडियो आपको यूनिट 8 का आने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे यूनिट वाइज करवाई जाएगी। ठीक, आप लोगों की जानकारी के लिए पहले बता दूं मैं कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है नेट सेट एपी की तैयारी के लिए। तो एपी वाले बच्चे भी जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मई जून में आपका एपी का एग्जाम रहेगा, इसकी ऑफर प्राइस जो है वो 2999 है। तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस की मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर इसके साथ जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेलिस्ट के साथ। धन्यवाद।